हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी क्या होती है और कमांड इकनॉमी क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकनॉमी को और भी क्या कहते हैं हम लोग, मार्केट इकॉनमी, और कमांड इकनॉमी को और भी क्या कहते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट इकनॉमी। क्लियर है? तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में क्या हुआ कि सोसाइटी किस पे बेस्ड थी? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे मीन्स कि वहाँ पे सबके क्या थे, राइट्स थे, सबके क्या थे, अधिकार थे। ठीक है, सबको बराबरी का मौका था कि आप जैसा बिजनेस शुरू करना चाहो कर सकते हो, आपकी जो चॉइसेस हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास क्या था, फ्रीडम ऑफ चॉइस थी, मतलब आप जो पसंद करना चाहते हो वो पसंद कर सकते हो। क्लियर है? जो खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि सोसाइटी का मेन मोटिव किस पे आके रुक गया? प्रॉफिट पे। क्योंकि सोसाइटी में क्या था, डोमिनेट कौन कर रहा था? बिजनेस क्लास। और बिजनेस क्लास का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे सोसाइटी किसके अराउंड घूम रही थी? प्रॉफिट मोटिव के अराउंड क्या कर रही थी? घूम रही थी। सब कुछ क्या, प्रॉफिट ही देख रहे थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बिजनेस क्लास ने क्या शुरू कर दिया, वर्किंग क्लास का क्या शुरू कर दिया? एक्सप्लॉइटेशन। वर्किंग क्लास का क्या शुरू कर दिया? एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन जब शुरू हो गया तो वो उससे काम ज़्यादा निकलवाने लग गया। बिजनेस क्लास ने क्या शुरू कर दिया? एक्सप्लॉइटेशन। उससे क्या हुआ कि वो वर्किंग क्लास से क्या निकलने लग गया? काम ज़्यादा निकालने लग गया। और उसको वेजेस क्या दे रहा था? कम। भत्ता क्या दे रहा था? कम दे रहा था। क्लियर है? पैसे क्या मिल रहे थे उसको? कम मिल रहे थे। तो इससे सोसाइटी में क्या शुरू हो गया? इनइक्वालिटी। इससे सोसाइटी में क्या शुरू हो गया? इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो इनइक्वालिटी किसका बाई प्रोडक्ट है? बाई प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। मीन्स कैपिटलिज्म के खून में ही क्या है? हमारी इनइक्वालिटी है। सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनइक्वालिटी इस वजह से है क्योंकि जो हार्ड वर्किंग होगा वो अपने आप ही कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब दूसरा क्या हुआ कि लोगों का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट। तो उसकी वजह से क्या करने शुरू कर दिया लोगों ने? एक्सप्लॉइटेशन। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ऐसे सोसाइटी क्या होती गई? डिवाइडेड होती गई। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ती गई। तो लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी। और इसी में हमारी क्या आती है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या बोला गया कि हम अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी ले आते हैं तो वो सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगी कि सब कुछ बोलेगी ये सब कुछ क्या है? हमारा है। और उसके बाद वो क्या करेगी? रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों में। क्लियर है? तो उससे क्या होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? रिसोर्सेज का। सबको बराबर बराबर चीज़ें मिलेंगी। तो सोसाइटी कैसी हो जाएगी? बराबर की सोसाइटी हो जाएगी, इक्वल सोसाइटी हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी होगी सोसाइटी में। क्लियर है? सब लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। मगर इसमें क्या हो गया? इसका एक ड्रॉबैक क्या आ गया? मगर इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि यहाँ स्टेट कैसा हो गया? अथॉरिटेरियन हो गया। स्टेट कैसा हो गया? अथॉरिटेरियन हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया? डिक्टेटरशिप आ गया। अब जब डिक्टेटरशिप होगी तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? एक आदमी पे। क्लियर है? वो जो डिसीजन लेगा वही सब कुछ होगा। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रहा है? अगर वो उसकी नीयत अच्छी है, मान लेते हैं कि अगर डिक्टेटर जो है वो क्या है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसका इंटेंशन अच्छा है सोसाइटी के अगेंस्ट, तो क्या होगा? तब वो कंट्री क्या करेगी? बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद अच्छा है तो वो सब कुछ क्या करना चाहेगा? अच्छा करना चाहेगा। अपने आसपास वालों को क्या करना चाहेगा? अच्छा। तो यहाँ पे क्या होता है? डिक्टेटरशिप में क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? सब चीज़ें एक लोग पे डिपेंड करती है जो कि हमारा क्या है? डिक्टेटर है। और अगर वो उसका इंटेंशन अच्छा होगा तो सोसाइटी भी क्या करेगी? ज़्यादा इंप्रूव करेगी। अगर वो उसका कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है तो सोसाइटी भी उतना अच्छा इंप्रूव नहीं करेगी। लोग क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। क्लियर है? तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे डिसीज़न कौन लेता है? डिक्टेटरशिप में डिसीज़न सिर्फ किसके हाथ में होता है? कुछ लोगों के पास में। और जनरली क्या होता है? एक सिंगल पर्सन ही क्या लेता है? डिसीज़न लेता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप में। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? कलेक्टिव डिसीज़न मेकिंग होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? कलेक्टिव डिसीज़न मेकिंग होती है। इससे मीन्स क्या है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से मतलब ये है, यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ मोदी जी कोई भी डिसीज़न अपने आप से नहीं ले सकते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उनको क्या है? वो आंसरेबल हैं किसको? आंसरेबल किसको हैं? आंसरेबल हैं किसको? पार्लियामेंट को। आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो वहाँ पे वो अकेले एक डिसीज़न नहीं ले सकते। क्लियर है? और जो डिसीज़न लेंगे
वो उसकी जवाबदेही किसको होगी? पार्लियामेंट को होगी। तो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। क्लियर है? मतलब जो कार्यपालिका होती है वो उसकी जवाबदेही किसको होती है? विधायिका को। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया? तो डेमोक्रेसी इस वजह से अच्छी क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या होती है? कलेक्टिव। भले ही डिसीजन थोड़ा स्लो होगा, लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्लियर है, मगर यहाँ पे डिसीजन जो निकलेगा वो सबके भले के लिए निकलेगा। यहाँ पे डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि यहाँ पे सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ एक डिक्टेटर पे डिपेंड करेगा, वो जैसा डिसीजन लेगा, ठीक है, वही सबको मानना होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजन भले ही फास्ट होता है मगर वो सबके लिए सही है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। क्लियर है? यहाँ पे डिसीजन क्या होगा? स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग डिसाइड करेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो उसके लिए जवाबदेही किसको होगी? पार्लियामेंट को होगी। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो किसको जवाबदेही होगी? हमारी पार्लियामेंट को होगी। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फंडा है क्या कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या होता है? आंसरेबल टू द क्या होता है? पार्लियामेंट। ठीक है, कार्यपालिका किसको जवाबदेही होती है? जवाबदेह होती है विधायिका को। मगर यहाँ डिक्टेटर किसी को भी क्या नहीं है? जवाबदेह नहीं है। जो वो लेगा डिसीजन वही क्या होगा? सबको मानना होगा। क्लियर है? तो वहाँ पे भले ही डिसीजन फास्ट हो मगर वो सही डिसीजन है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। यहाँ पे जनरली क्या होता है? डिसीजन जब बहुत सारे प्रोसेस से गुजरेंगे तो डिसीजन सही होने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्लियर है? डेमोक्रेसी में डिसीजन सही होने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया हमारा? कम्युनिस्ट के बारे में हमने बता दिया, ठीक है, और कैपिटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब अगर हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इकोनॉमी को हम लोग एक लाइन में लगाते हैं और इकोनॉमी के एक एंड पे अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी है और लास्ट दूसरे एंड पे, दूसरे एक्सट्रीम पे क्या है? हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी वो किसके पास होगी? कम्युनिस्ट के क्या होगी? पास होगी। कम्युनिस्ट के पास होगी मीन्स सोशलिस्ट इकोनॉमी हमेशा ही क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी हमेशा ही क्या होती है? कम्युनिस्ट लीनिंग होती है। कम्युनिस्ट क्या होती है? लीनिंग। इसका मतलब है उसका झुकाव किसकी तरफ होता है? कम्युनिस्ट सोसाइटी की तरफ होता है, ठीक है। मगर वहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं वो अभी हम देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सबको समझ आ रहा है कि अगर एक एंड पे कम्युनिस्ट इकनॉमी है, दूसरे एंड पे कैपिटलिस्ट इकनॉमी है, तो सोशलिस्ट इकनॉमी जो होगी उसका लीनिंग किसकी तरफ होगी? कम्युनिस्ट इकनॉमी की तरफ। उसका झुकाव किसकी तरफ होगा? कम्युनिस्ट इकनॉमी की तरफ। क्लियर है? अब डिफरेंसेस क्या हैं वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कम्युनिस्ट और ये क्या हो गया? सोशलिस्ट। अब हमने पहले देखा था कि कम्युनिस्ट में क्या होता है? ओनरशिप होती है किसके हाथ में? कुछ हाथों में, ठीक है। इन ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। किसकी ओनरशिप? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। इंडस्ट्रीज किसके हाथ में है? कुछ लोगों के हाथ में ही है। क्लियर है? और कुछ लोग कौन है? वही डिक्टेटर के आसपास के लोग जानने वाले। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ओनरशिप किसके हाथ में है? फ्यू हैंड्स में। यहाँ पे क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप से क्या मतलब है वो अभी आगे समझते हैं। कलेक्टिव ओनरशिप से क्या मतलब है वो अभी आगे समझते हैं। दूसरा, यहाँ पे स्टेट कैसा है? अथॉरिटेरियन है। यहाँ पे स्टेट कैसा है? अथॉरिटेरियन है। इसका मतलब क्या है? स्टेट ही सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है? डिक्टेटरशिप होती है। यहाँ पे क्या होता है? दिस सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसका मतलब है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में कुछ एलिमेंट किसका है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोसाइटी कैसी होगी? डेमोक्रेटिक होगी। यहाँ पे सोसाइटी कैसी है? डिक्टेटरशिप है। क्लियर है? यहाँ पे सोसाइटी में क्या है? डिक्टेटरशिप। यहाँ पे सोसाइटी में क्या है? डेमोक्रेसी। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। दूसरा, यहाँ पे सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? डिसीजन बाय हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आदमी क्या लेगा? डिसीजन लेगा। यहाँ पे अभी क्या होगा? अभी बताया गया है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है कि डिसीजन कौन लेगा?
हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। कौन रिप्रेजेंटेटिव्स? जिनको हमने क्या किया है, इलेक्ट किया है। इलेक्ट करके कहाँ भेजा है? पार्लियामेंट में भेजा है। क्लियर है? तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे एमपीज़ और एमएलएज ये हमारी तरफ से क्या लेते हैं? डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने इनको क्या किया है, इलेक्ट करके भेजा है कि भाई तुम हमारी तरफ से जाओ, तुम डिसीज़न लोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे डिसीज़न क्या होती है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कौन लेते हैं? एमपीज़, एमएलएज, ये सब क्या लेते हैं? डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो इनको किसने इलेक्ट किया है? इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिक्टेटर के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन होता है। हम लोग भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि भाई तुम जाओ और हमारे लिए क्या लोगे? डिसीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज़न एक आदमी नहीं लेगा। कौन लेंगे? बहुत सारे लोग लेंगे। और उनको किसने भेजा है? हम लोगों ने भेजा है। ठीक है, तो अब जो ये कलेक्टिव ओनरशिप है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप से क्या मतलब है कि जो भी डिसीज़न लिया जाएगा इस ओनरशिप पे, वो कौन लेगा? हमारे एमपीज़ एंड एमएलएज लेंगे। और उनको इलेक्ट किसने किया है? हमने किया है। क्लियर है? तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो डिसीज़न किसका होगा? हमारा होगा। तो जो भी चीज़ें गवर्नमेंट करेगी वो किस लिए करेगी? क्योंकि हमने भेजा है उनको। क्लियर है? तो सब कुछ किसका है? सोसाइटी का है। यहाँ पे सोसाइटी का नहीं, यहाँ पे किसका है? कुछ लोगों का है। ओनरशिप किसकी है? कुछ लोगों की है। यहाँ पे ओनरशिप किसकी है? पूरी सोसाइटी की है। क्यों? क्योंकि उस ओनरशिप पे डिसीज़न कौन लेगा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे। क्लियर है? जिनको हमने क्या इलेक्ट करके भेजा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा प्रेम्बल है, तो उसमें क्या लिखा होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। फिर क्या बोलते हैं हम लोग कि जस्टिस क्या होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी क्या होगी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी क्या होगी? स्टेटस की होगी, अपॉर्चुनिटी की होगी। फिर क्या बोलते हैं कि फ्रेटर्निटी को हम लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और सभी लोगों की क्या डिग्निटी को मेंटेन रखा जाएगा। और हम संप्रभुता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की गई है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? और लास्ट में 2 लाइन क्या लिखी होती हैं प्रेम्बल में कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ फिर से सब लोग सुनेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। मगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया था? हमने बनाया था। कैसे? हमने उनका इलेक्शन किया था। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रहा है? तो इस वजह से जो भी डिसीज़न ले रहे हैं लोग, वो किस वजह से ले रहे हैं? क्योंकि हमने उनको भेजा है इलेक्शन के थ्रू। तो वो डिसीज़न लेंगे। इस वजह से वहाँ पे जो भी सोसाइटी में जो ओनरशिप है वो किसकी है? हमारी ही है एक्चुअली में। क्लियर है? सबको समझ आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिसीजन बाय हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे डिसीजन क्या होगा? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? दिस सोसाइटी इज टोटली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। इसका मतलब है यहाँ पे नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ही नहीं। सब कुछ किसका होगा? सेंट्रल अथॉरिटी का होगा, जो कि यहाँ पे क्या है? डिक्टेटर है। क्लियर है? तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्लियर है? मतलब नो प्राइवेट सेक्टर, सीधी सी बात। ठीक है? मगर यहाँ पे क्या है? ये कहते हैं, ये मानते हैं कि सोशलिज्म कैन एग्जिस्ट विद इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है? सोशलिज्म के साथ साथ भी। क्लियर है? ये क्या मानते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंडर भी क्या एग्जिस्ट कर सकता है? सोशलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे
कंप्लीट, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कोई भी। यहाँ पे क्या है, लेस फोकस ऑन, क्या है, लेस फोकस ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि आप बिजनेस करना चाहो कर तो सकते हो, मगर यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस किसका होगा, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तुम कर सकते हो बिजनेस, ठीक है, मगर वो कब करोगे, जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, ठीक है। वो अभी आगे देखते हैं, क्लियर है। तो सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में हम लोग क्या मानते हैं कि कैपिटलिस्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है विद इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे लेस फोकस किस पे है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, ज़्यादा फोकस किस पे होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। दूसरा, अच्छा हाँ, कि एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो आइडिया था वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। ये कल बताना भूल गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का आइडिया कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ में। एडम स्मिथ कौन है, वही फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किसने किया है, किसने किया है, एल्फ्रेड मार्शल ने। क्लियर है। वैसे ही कम्युनिस्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने। और सोशलिस्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, चार्ल्स फोरियर ने, चार्ल्स फोरियर। क्लियर है। तो इनका क्या था, इनका क्या था, ये मानते थे ही हैज़ द ड्रीम ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी इनका क्या था, इनका एक ड्रीम था यूटोपियन सोसाइटी का। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब क्या हों, बराबर हों, और सबके फंडामेंटल राइट्स भी क्या हों, प्रोटेक्टेड हों। क्लियर है। एन आइडियल सोसाइटी, एन आइडियल सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल with his her fundamental rights protected। क्लियर है, मीन्स एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या हो, सब लोग बराबर हों और उनके राइट्स भी क्या हों, प्रोटेक्टेड हों। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे। तो डिफरेंस कहाँ तक देख लिया था हमारा, यहाँ पे नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक दो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, यहाँ पे क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, किस में, कम्युनिस्ट में। हमने देखा था कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट। मगर यहाँ पे क्या है, सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या है, यहाँ पे राइट्स आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, राइट्स आर प्रोटेक्टेड। इसमें कोई डाउट तो नहीं, सबको समझ आ गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो इक्वालिटी है, यहाँ पे अनजस्ट इक्वालिटी की बात की गई है। अनजस्ट इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कोई अमीर है और उसकी 200 एकड़ क्या है, ज़मीन है, उसकी क्या है, 200 एकड़ ज़मीन है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या बोलेगी कि 200 एकड़ सब कुछ क्या है, हमारा है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि जो तुम्हारी 200 एकड़ जो किसी बिजनेसमैन की जो ज़मीन होगी, या कोई भी है जो फार्मर है, ठीक है, किसी फार्मर की या किसी अमीर आदमी की, ठीक है, रिच फार्मर की क्या 200 एकड़ की ज़मीन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि सब 200 एकड़ किसका है, हमारा है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर मान लेते हैं ये हमारा पुअर है और ये हमारा क्या है, रिच है, तो दोनों को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अमीर का पैसा क्या करेगी, खींचेगी, किसकी तरफ भेजेगी, पुअर की तरफ। इससे क्या होगा, इस गैप को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। इनइक्वालिटी क्या की जाएगी, कम की जाएगी। मतलब अमीरों का पैसा छीन के किसको दिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे 200 एकड़ था तो तुम्हारा सारा ज़मीन किसके पास आई, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट डिवाइड करेगी सब में। क्लियर है। तो यहाँ पे अमीरों का पैसा छीन के किसको दिया जाएगा, गरीबों की तरफ। मतलब ये एक तरह से कैसी है, रॉबिन हुड टाइप ऑफ इकोनॉमी, रॉबिन हुड टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो जस्ट इक्वालिटी है।
यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कैसा है, जस्ट इक्वालिटी। जस्ट इक्वालिटी का मतलब कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई रिच फार्मर है, उसका 200 एकड़ ज़मीन है, रिच फार्मर है, उसका क्या है 200 एकड़ ज़मीन है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि चलो 100 एकड़ अपने पास रखो, 100 एकड़ किसको दे दो, हमें दे दो, 100 एकड़ किसको दे दो, हमें दे दो, और हम इस पर क्या करेंगे, कुछ भी लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे या जो भी करेंगे गरीबों को दे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गरीबों का भला करने के लिए तुमसे 100 एकड़ ले रहे हैं, तुम्हारे लिए ज़मीन हम दे रहे हैं कि हाँ 100 एकड़ रखो अपने पास, तुम्हारी सारी ज़मीन हम अपनी छीन लेंगे, ठीक है। तुम्हारी सारी ज़मीन यहाँ पे नहीं छीनी जाएगी। सारी ज़मीन कहाँ छीनी जाएगी, हमारी कम्युनिस्ट इकनॉमी में। यहाँ पे क्या होगा, कहा जाएगा कि एक परसेंटेज ऑफ ज़मीन तुम हमें दे दो, ठीक है, क्योंकि तुम इतनी ज़मीन लेके क्या करोगे, ठीक है, लोग इतने गरीबी से मरे जा रहे हो, तुम इतनी ज़मीन क्या रखोगे। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ज़मीन ले लेगी और कुछ ज़मीन उस ज़मीन क्या करेगी, ये तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी कि कुछ ज़मीन ले लेगी और कुछ ज़मीन क्या कर देगी, उसके लिए छोड़ देगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये पुअर है और ये रिच है, तो ये जो गैप है इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पुअर की इनकम क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, पुअर की इनकम क्या करेगी, इंक्रीज़। मतलब यहाँ पे गरीबों का स्टेटस बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ना कि ये कहेंगे कि अमीरों का स्टेटस घटाया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या था कि अमीरों का स्टेटस घटाया जा रहा था, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। उनकी ज़मीन छीनी जा रही थी, सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए इनकम जनरेशन कर रहे हैं और हम गरीबी को कम करके हम क्या कर देंगे, गैप को कम कर देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम गरीबी कम कैसे कर रहे हैं, अमीरों का पैसा छीन के। यहाँ पे हम अमीरों का पैसा छीन नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गरीबों की इनकम बढ़ा रहे हैं, गरीबों की इनकम बढ़ा रहे हैं, और अमीर जहाँ पे है वो नियर अबाउट वहीं पे है, ठीक है। अब जो ये गैप कम हो रहा है वो किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि इनकम किसका हम जनरेट कर रहे हैं, गरीबों के लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मगर यहाँ पे कैपिटलिस्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। यहाँ पे कैपिटलिस्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। किस वजह से, गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है तुम बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, अपनी प्राइवेट बिजनेस शुरू करना चाहते हो, शुरू कर सकते हो, मगर परमिशन कौन देगा, परमिशन हम देंगे, परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। कम्युनिस्ट में क्या था, कोई अपना बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकता है। वहाँ पे अगर तुम कहोगे कि गवर्नमेंट से कहोगे कि हमें बिज़नेस शुरू करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 थप्पड़ मार के नीचे बैठा देगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ज़्यादा उछलने की कोशिश ना करो, ठीक है, तुम अभी तुम्हारी औकात क्या है, सिर्फ मैनेजर वाली औकात है, मैनेजर ही बने रहो, ठीक है, उससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो सकते। बिजनेसमैन नहीं तुम बन सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते हो, किसी फैक्ट्री के मैनेजर बन सकते हो। फैक्ट्री किसकी है, हमारी है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी वहाँ पे कम्युनिस्ट में, कि गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि फैक्ट्री किसकी है, हमारी है, ठीक है। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, कह रही है कि तुम बिजनेसमैन बन सकते हो, मगर परमिशन कौन देगा बिजनेसमैन बनने के लिए, वो हम देंगे। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, लेस इकोनॉमिक फ्रीडम। यहाँ पे क्या है, लेस इकोनॉमिक फ्रीडम। किस वजह से, क्योंकि परमिशन यहाँ पे बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या, परमिशन किससे लेनी होगी, गवर्नमेंट से लेनी होगी। क्लियर है। और दिस सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ distribution of wealth and social equality। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से क्या मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, गरीबों की इनकम बढ़ाने पे कर रहे हैं, ना कि अमीरों की इनकम बढ़ाने पे। क्लियर है। अमीर जहाँ पे जैसा है वो अपनी हालत देखे खुद, ठीक है,
हम किस पे फोकस करेंगे, गरीब लोगों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है, सबको समझ आ गया। और इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, सोशल इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मोर फोकस किस पे है, मोर फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे इतना फोकस नहीं है, सबको समझ आ रहा है। कम्युनिस्ट में क्या है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं, कोई बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। यहाँ पे बिजनेसमैन बन सकते हो, मगर ज़्यादा फोकस किस पे है, पब्लिक सेक्टर पे है। क्लियर है। तो इसका मतलब ज़्यादातर चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल हैं इंडिया बिफोर 1991। इंडिया बिफोर 1991 कैसे था, सेम यही था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, गवर्नमेंट छोटी छोटी चीज़ें भी प्रोड्यूस करती थी। क्या, जैसे हमारा क्या है, HMT वॉचेज़। HMT वॉचेज़ क्या हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। क्लियर है। और गवर्नमेंट और भी क्या बनाती थी, ब्रेड भी बनाती थी। मॉडर्न बेकरी, जो अभी मॉडर्न बेकरी एक के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, अभी आते हैं, वो मॉडर्न बेकरी किसकी थी, पहले एक्चुअली में गवर्नमेंट कंपनी थी। क्लियर है। तो यहाँ पे ब्रेड भी कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है। इस वजह से मोर फोकस किस पे, पब्लिक सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीज़ें मिली थी, ठीक है, वो अपना परमिशन लेके क्या कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, मगर ज़्यादातर कौन प्रोड्यूस कर रहा था, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रहा था। नॉर्मल चीज़ें भी कौन प्रोड्यूस कर रहा था, वॉचेस भी कौन बना रहा था, गवर्नमेंट बना रहा था। बेकरी प्रोडक्ट भी कौन बना रहा था, गवर्नमेंट बना रहा था। सबको समझ आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में क्या शुरू हो गया था, परमिट राज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिट राज या लाइसेंस राज भी कहते हैं, लाइसेंस राज भी कहते हैं। ठीक है, कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। सबको समझ आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स थे, रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या थे, रिड्यूस्ड इंसेंटिव्स। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन लेने के बाद भी वहाँ पे क्या हो गया, होने लगता था, रेड टेपिंग होने लगती। रेड टेपिंग का मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें क्या, उतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे थे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा था कि आप बिजनेस शुरू करो। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो इस वजह से इंडिया की ग्रोथ जो थी, इंडियाज़ ग्रोथ is not extraordinary in those times। ठीक है, इस वजह से क्या था, इंडिया उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था। सबको समझ आ गया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो उस वक्त जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही लो ग्रोथ रेट थी। क्लियर है। किस वजह से, क्योंकि ज़्यादातर फोकस किस पे था, पब्लिक सेक्टर पे था, प्राइवेट सेक्टर पे उतना फोकस नहीं था। तो लोग बिजनेस में उतना नहीं आना चाह रहे थे। तो इस वजह से ग्रोथ रेट क्या थी हमारी, बहुत ही कम थी। क्लियर है, ये सबको समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग अपना मिक्स्ड इकोनॉमी पे। किस पे आते हैं हम लोग, अब मिक्स्ड इकोनॉमी पे।